Hello student, welcome in Bishop Academy online classes, and today my topic is preparations of halo arrays. हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि preparations of the halo alkanes, preparations of the halo alkanes याद रखिए उसमें कैसे बनाए थे कि preparations of the halo alkanes में पॉइंट हमने क्या क्या बनाया था कि किस किस टर्म्स के द्वारा हम जो है हेलो, हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको पढ़ाया था कि कैसे हम हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है उसमें कि पहला पॉइंट क्या बताया था कि प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एल्केन्स बाय द हाइड्रोकार्बन। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एल्केन्स बाय द हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हमारा आज का जो टॉपिक इंटरेस्टेड है, जैसे हमने बनाया था ROH, यह लिखा, यह अल्कोहल है और इस अल्कोहल के साथ हमने HCl यूज किया तो बन गया हमारा एल्किल हैलाइड एंड प्लस H2O। इस रिएक्शन में कैटालिस्ट की आवश्यकता हो रही है जो एनहाइड्रस जिंकोलाइड है। और क्लास में भी हमने बताया था कि HCl एंड प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास टेस्ट बोलते हैं। याद करिएगा कि Cl प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम लुकास टेस्ट बोलते हैं। और इस लुकास टेस्ट के बारे में भी हमने फोकस किया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफिकेशन करने में हम लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। टर्सरी जो अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल में टर्बिडिटी बहुत तेजी से बनती है, सेकेंडरी में थोड़ी लेट से बनती है और प्राइमरी में बहुत ही लेट से बनती है। हमारा यहाँ की क्लास के टॉपिक में क्या समझना है कि प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिन्स, प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिन्स फ्रॉम द, यहाँ कुछ और हम ऐड कर रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिन्स में आप फिनाल, प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिन्स बाई फिनाल कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। प्रिपरेशंस ऑफ द हेलो एरिन्स बाई फिनाल। अगर यही OH फंक्शनल ग्रुप, यह OH ग्रुप जो क्या है फंक्शनल ग्रुप है और यह फंक्शनल ग्रुप हम AR के साथ लिख दें तो इसको बोलते हैं फिनाल, इसको बोलते हैं हम फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। AR का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरिल ग्रुप। AR का मतलब एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप क्या है भाई, एरिल ग्रुप इसको बोलते हैं। और एरिल ग्रुप किसे बोलते हैं, अगर कोई बेंजीन का चेन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है और बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बनाने आता ही है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होता है, 3 पाई बांड होते हैं, 3 अल्टरनेट पाई बांड हैं और सिग्मा बांड तो आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बांड है। इसके अलावा सिग्मा बांड और भी हैं, कितने हैं, एक एक हाइड्रोजन, एक एक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुट रहा है ये भी सिग्मा बांड के द्वारा ही जुट रहा है। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन या इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये भी सब सिग्मा बांड के द्वारा ही जुट रहे हैं। और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो है sp2 है। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन के रिंग में। इस टाइप से कुल कितने सिग्मा बांड हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बांड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यह हो गया हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और फर्दर 7 8 9 10 11 12 पाई बांड हो गए हमारे पास 3। अब हम बात कर रहे थे एरिल ग्रुप की। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें, एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा C6H5 और इसको बोलते हैं हम एरिल ग्रुप। मतलब वन रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द
aromatic hydrocarbon compounds such as the benzene, तो then we obtain the aryl group. Then we obtain the aryl group. यह एरिल ग्रुप है, क्लियर है? ये तो बेंजीन है और बेंजीन से हमने पहले स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन था, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये बदल गया किसमें? एरिल ग्रुप में। इसी एरिल ग्रुप को हमने AR से रिप्रेजेंट किया है और इस AR के साथ OH लगा दिया है तो बन गया क्या हमारा? फिनाल। अब हमारा टर्म ये शुरू होता है कि अगर अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा कि अगर अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको यहां मिटा दे, ऑलरेडी हमने यहां पे लिख चुके हैं कि अगर अल्कोहल ग्रुप एल्किल ग्रुप से ऐड होकर के OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से ऐड होकर के अल्कोहल बना रहा है और इस अल्कोहल का HCl से रिएक्शन करा रहे हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो एल्किल हैलाइड बन जा रहा है। तो क्या हमारा एरिल ग्रुप C6H5 एरिल ग्रुप यह HCl से रिएक्शन करके क्या हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है? ध्यान दीजिएगा कि यह फिनाल HCl से रिएक्शन करके क्या क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, जबकि अल्कोहल HCl से रिएक्शन करके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में यह क्लोरो एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या यह OH ग्रुप इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या एरिल ग्रुप में ऐड होकर के HCl से रिएक्शन करके C6H5Cl या क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकता है? तो आंसर है नहीं। इसका कंडीशन कुछ और है और इसका कंडीशन कुछ और है, इन दोनों के कंडीशन में अंतर है। यह अल्कोहल है, यह क्या है? अल्कोहल है। यह OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में OH ग्रुप एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे हम फोकस करें कि क्यों नहीं बना सकता है, तब क्लियर हो जाएगा। यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यह फिनाल का स्ट्रक्चर हो गया और हमने बोला क्या कि फिनाल HCl से रिएक्शन करके क्या क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकता? रीजन यह है कि इस C6H5 जो इसका नेचर है, C6H5 जो इसका नेचर है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। दो टाइप के ग्रुप बनते हैं, जब तुम आगे पढ़ोगे तो अभी हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा CH3 ग्रुप, एल्किल ग्रुप, R ग्रुप, ऐसे लिख रहे हैं R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप का साइड में हमने कामा लगा दिया, मतलब R मतलब एल्किल ग्रुप। OH ग्रुप, कामा NH2 ग्रुप, यह सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। जबकि NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। तो यह इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को यह डोनेट करता है। देखो कैसे डोनेट कर रहा है। अब इसमें NO2CnX तो है ही ऑलरेडी, इसके अलावा यहाँ पे देखो R को हमने इंक्लूड किया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, और इसमें AR भी जो होता है वो वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर इस AR का भी है। अब चूंकि क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चला होता तो मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छी तरीके से करता, कैसे एरिल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है, जबकि इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कैसे होता है, क्योंकि यह सब चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर पढ़ाई जाती हैं। और जब हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने लगेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर जो है वह पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। और इसको पढ़ने के लिए आप क्लास फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखना होगा, क्योंकि जब तक आप क्लास फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे तब तक ये सब चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं। तो ये इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। अब देखो यहाँ पे
यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। और तुम जान रहे हो कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे क्या है? 2 लोन पेयर है। तो यह दिखाएगा जब यह क्या करेगा, जब यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन की पे प्रेजेंस 2 लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर रिजोनेंस हो जाएगा। क्या दिखाएगा? रिजोनेंस। और अक्सर हर केस में, मोस्ट ऑफ केसेस में रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी होता है। ऑक्सीजन की हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं -I से। I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, और यह रिजोनेंस दिखा रहा है तो इसको बोलते हैं R इफेक्ट। R इफेक्ट मतलब रिजोनेंस इफेक्ट। तो रिजोनेंस मोस्ट ऑफ केस में इंडक्टिव इफेक्ट पे हावी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां पे रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से नीचा हो जाता है। लेकिन 1-2 केस से भी, बाकी सारे केस में नहीं, सारे केस में नहीं। लेकिन यहां पे इस केस में देखना इस पे कि यह फिनाल के केस में रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी है। ऐसा क्या हो गया भाई कि रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ गया। लेकिन जब भी हम कुछ और बोल रहे हैं, कभी कभी हम ये बोल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस पे भारी हो जाता है, लेकिन मोस्ट केस में रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी हो जाता है। यहां पे टर्म क्या है, यहां कंडीशन क्या है? तो यहां का कंडीशन यह है कि यहां पे रिजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी है। और कब इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस पे भारी होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि ये चीजें तुम्हारे कोर्स की नहीं है, ना तो कोर्स में मिलेगा तुमको, लेकिन हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। इस केस को देखो, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस पे भारी है। -I इफेक्ट, क्लोरीन क्या हैलोजन ग्रुप है, और यह एरियल ग्रुप क्या दिखाता है? रिजोनेंस दिखाता है। R इफेक्ट मतलब रिजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। इस केस में क्लोरीन रिजोनेंस पे भारी है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इस रिजोनेंस पे भारी है, और यहां पे यह रिजोनेंस इसके इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि जबकि ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जब ऑक्सीजन का -I इफेक्ट लूज हो रहा है और R इफेक्ट भारी पड़ रहा है, तो क्लोरीन का भी -I इफेक्ट लूज होना चाहिए और R इफेक्ट हावी होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं, दोनों में अंतर है। यहां का देखो, इस Cl का कौन सा ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शंस 287, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शंस 24। थोड़ा इसको SPDF में डिवाइड करो, तो SPDF में डिवाइड करेंगे तो इसका लास्ट सेल का जो SPDF के टर्म में होगा वो 3s2 एंड 3p5 होगा, जबकि कार्बन का लास्ट सेल्स का SPDF में डिस्ट्रीब्यूशन 2s2 एंड 2p2 होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका 3p है, क्लोरीन का बैलेंस सेल्स में 3p है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसका 3p इसके 2p से कम कॉम्बिनेशन कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। मतलब कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 2p है आउटर मोसेस का, और क्लोरीन का आउटर मोसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना? 3p है। तो दोनों अब 3p की साइज 2p की साइज से बड़ी हो जाएगी। कार्बन की जो 2p है उसकी साइज क्लोरीन के 3p की साइज से छोटी है, मतलब ये छोटा हो जाएगा, यह हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा कनेक्शन हमारा पुअर मिलेगा यहाँ पे। इनके बीच में जो कनेक्शन मिलेगा, 3p और 2p के बीच का जो कनेक्शन मिलेगा, वो कनेक्शन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने वाला नहीं मिलेगा। और इस केस में जब सेटिस्फाइड करने का कनेक्शन नहीं मिलता है तो इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस पे हावी हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट रिजोनेंस पे हावी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26 है, और इस सेल का मतलब बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 एंड 2p4 मिला। और एक कार्बन का भी देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, और इसका कितना होता है? 24 होता है। इसका बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 एंड 2p2 है। देखो, ऑक्सीजन का 2p कार्बन के 2p से कनेक्ट कर रहा है। दोनों का सेल की साइज
सब सेल की साइज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ऑक्सीजन का 2p कार्बन के 2p से कंजुगेट हो रहा है, वो दोनों आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों की साइज क्या हो रही है, सेम हो रही है। जब दोनों की साइज सेम मिलेगी तो यहां पे रिजोनेंस अच्छा देखने को मिलेगा। और इसीलिए इसमें जो है इस केस के लिए, पार्टिकुलर इस केस के लिए रिजोनेंस इस ऑक्सीजन के इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ रहा है। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट किसका, हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट इस फेनिल ग्रुप या बेंजीन के रिजोनेंस पे भारी पड़ रहा है। तो रिजल्ट क्या मिलता है भाई, इसका जो है रिजोनेंस इसके माइनस आई इफेक्ट पे भारी है, और इसका माइनस आई इफेक्ट इसके रिजोनेंस पे भारी है। तो इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी दिखाएगा, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बड़ी दूर की बात होगी, तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी तो नाम ही नहीं सुने होगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्टली दिखाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और क्या क्या दिखाते हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आते हैं। इसका नाइट्रेशन कराएगा तो अगर इसका नाइट्रेशन कराएं तो इजीली नाइट्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसका नाइट्रेशन कराएं तो इजीली नाइट्रेशन होगा। इसका सल्फोनेशन कराएं तो इजीली सल्फोनेशन नहीं होगा। इसका सल्फोनेशन कराएं तो इजीली सल्फोनेशन हो जाएगा। इसका हैलोजिनेशन कराएं तो इजीली हैलोजिनेशन नहीं होगा। इसका हैलोजिनेशन कराएं तो इजीली हैलोजिनेशन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजोनेंस ए भी दिखा रहा है और रिजोनेंस ए भी दिखा रहा है, तो रिजोनेंस इसका पुअर बनेगा और इसका रिजोनेंस हार्डर बनेगा। इसका रिजोनेंस हार्डर क्यों बना, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का 2p कार्बन के 2p से कंजुगेट कर रहा है, लेकिन इस Cl और कार्बन के बीच में Cl का 3p और कार्बन का 2p कंजुगेट कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ रिजोनेंस फीका पड़ जाएगा और यहाँ का रिजोनेंस हावी हो जाएगा। तो यह बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, यह हमारा वीकेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि क्या फिनाल हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकता है, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकता, अब यहां देखो रिजोनेंस कैसे दिखा रहा है। यह रिजोनेंस दिखाने के लिए इसमें इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया या बॉन्ड टूट गया, आर्थोप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर प्लस चार्ज H और यह कार्बन के साथ अटैचमेंट हो गया डबल बॉन्ड में, यहाँ का बॉन्ड टूट गया और जो है आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जब यह इलेक्ट्रॉन आगे जाता तब ना हमारा OH हटता और Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले तो इसको रिजोनेंस को समझो कि यहाँ फिनाल क्या दिखा रहा है, रिजोनेंस दिखा रहा है। फिनाल क्या दिखा रहा है, रिजोनेंस दिखा रहा है। एंड प्लस अब देखो यह बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और यह बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब आर्थो के बाद पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो O प्लस चार्ज H डबल बॉन्ड और यहाँ पे पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, हमारी बढ़ गई और ये डबल बॉन्ड हो गया। तीसरे स्टेप में यह बॉन्ड, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, यह बॉन्ड टूटेगा, अब पुनः आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। जब आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज 1 लोन पेयर H, पुनः यह ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा और यह बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पुनः इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो हो जाएगा OH और यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया। अब अल्कोहल के केस में कैसे बन रहा था कि ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अल्कोहल का मैकेनिज्म हमने क्या बताया था कि यह अल्कोहल 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है H को, तो मिल रहा क्या ROH2 पे प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। अब यह बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे, तो Cl पर माइनस चार्ज एंड प्लस R प्लस चार्ज, यह इस पे अटैक कर रहा है, तो मिल रहा है क्या हमको RCl एल्किल हैलाइड। तो यह ऑक्सीजन 1 लोन पेयर दे रहा है इस हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, तब ने ROH2 पे प्लस चार्ज या ROH2 है, मतलब यहाँ टूट जाएगा तो यह क्या बन जाएगा OH2, या बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे बनेगा क्या H2O बन जाएगा। क्या मिलेगा, या OH2 निकल जाएगा तो H2 मिल जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकाइटान स्टेबलाइज हो गया तो हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर दिया तो एल्किल हैलाइड बन गया हमारा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर रहा बल्कि एरिल ग्रुप
इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रेजोनेंस बना रहा है, जिसकी वजह से फिनाल के द्वारा हम एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर करेंगे कैसे एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।